नहीं है, लेकिन ये लोकहित की तमन्ना मन में जगी है, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। और आइए हम वैद्यराज जी को सुनते हैं। सारे सीताराम। उपस्थित मेरी उम्र में बड़े उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पिता परमेश्वर, भाई राजू दीक्षित, मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता, उन सभी को कोटि कोटि नमन। कहाँ से शुरुआत करूं? 9 साल का सफर है, तो शुरुआत सफर से करते हैं। उसका निचोड़ है भाई राजू दीक्षित। 9 साल के सफर का निचोड़ भाई राजू दीक्षित जी एक नाम है, एक विचार है, एक नाम है, एक ग्रंथ है, एक नाम है, एक पारंपरिकता है, एक नाम है, एक धर्म है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। 2016 में पहली बार भाई राजू दीक्षित जी की छोटी सी वीडियो क्लिप सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आवाज में उनका रूप खींचा चला गया और उनके सभी व्याख्यानों को सुनते हुए एक आग लगे समाज में कुछ नई क्रांति करने का। लेकिन अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों के देखते हुए बाप दादा की पुरानी बात याद आई कि पत्थर उसी पत्थर पे मारो जो सर में फूटे, पत्थर उनकी सारी बातों को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम अवस्था है। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम अवस्था है। अगर इस पत्थर को मैं शर्माऊं तो पत्थर पूरा मिलकर टूटेगा और मेरा सर भी नहीं फूटेगा। और स्वाध्याय भाई राजू दीक्षित जी के सभी व्याख्यानों में मेरे जब मैं सुनना राजू जी को सुनना शुरू किया तो चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे डॉक्टर उन सभी से मिलकर परामर्श करने का प्रयास किया, फैसला लेने का प्रयास किया कि उन्होंने कोई रास्ता नहीं पाया, कोई रास्ता दिखाने वाले बने। धीरे में लाइन लिखी जो आप सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी। मैंने अपने आप को माना कि भाई राजू दीक्षित जी मेरे लिए गुरु द्रोणाचार्य हैं और मैं उनका एकलव्य। और करने के प्रयास में स्वदेशी चिकित्सा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय को जानने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया और उस दुख से, उस दर्द को दूर करने का प्रयास किया कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई भाई, जब कोई बहन इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए राजू भाई को सुनने के बाद आगे बढ़े तो उसे मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं मिला, तो मैं वो भाई बनूंगा कि पूरे ब्रह्मांड में सभी परिवारों को रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करने के लिए जो ज्ञान मुझे मिला, जो मार्गदर्शन मुझे नहीं मिला, उन्हें इसकी कमी न करें। और इस कार्य को करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर के माध्यम से आज आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन में एक छोटे से मुकाम तक पहुंचे हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार, इस नाम को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि है क्या। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, शाम 4 बजे हम अपने घर में बैठकर किस प्रकार अपनी घरेलू बचत करते हुए एक व्यवसाय को जन्म दे सकते हैं, एक व्यवसाय कर सकते हैं जिसका नाम है नारी सुरक्षा। और शाम 7:30 बजे पूरे ब्रह्मांड की इस अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, ऑनलाइन चौपाल और भाई राजू दीक्षित जी के व्याख्यानों, राजू दीक्षित जी के विचारों में इतनी ताकत, उनके आवाज में वो जादू, संकल्प था चलते रहने का। 2016 का सफर
2024 में प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया सोनीपत, और पूरे भारतवर्ष से लगभग 200 से ज्यादा परिवार वहां जुड़े। दूसरी स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन आपके राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर में बहन मोनिका साहू, यहीं आ जाइए बहन। इन सभी दूसरी स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया सफलतापूर्वक स्वस्थ समूह परिवार की ओर से, और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से दूर दूर से आए हुए बहनों ने अपने अनुभवों को शेयर किए। और तीसरी स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन 1 दिवसीय से छोड़कर 3 दिवसीय हो गया, क्योंकि माहौल पारिवारिक मिलने लगा, परिवार जैसा माहौल। और द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चोपल में होने जा रहा है, और मेरी खुली आंखों का सपना रसोईघर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय खुले मैदानों में बाग बगीचों के बीच पत्थरों पर लिखा हो रसोईघर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय का ज्ञान, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए किसी का मोहताज न होना पड़े, एक संग्रहालय के रूप में मिले। इस कार्य के लिए तन मन धन से लगा पड़ा हूं, आप सभी के आशीर्वाद अनुभव मार्गदर्शन से। और मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस प्रकार राजीव भाई से किसी ने बोला कि अगर आप नहीं होंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला जो मुझे मालूम है मैं बता के जा रहा हूँ, वही काम मैं अपने आप को करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब जहाँ जो मिलेगा जब जाहिर करता जाऊंगा, और हर परिवार को स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाने का प्रयास करता रहूंगा। वंदे मातरम। अब आ जाते हैं, ये तो एक छोटी सी परिचय, मनों का विचार, स्वस्थ कैसे रहे 2016 और 2025। भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद हमारे घर में जो चिकित्सा खर्च, मैं किसी भी पद्धति को बुरा भला नहीं कहूंगा, हर पद्धति का अपना विशेष महत्व है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इतने जागरूक हो जाएं, हम इतने ज्ञान से ज्ञानित रहें कि हमारा समृद्धि का नाश ना हो। तो समृद्धि का नाश एक जीवन के एक पहलू पर और होता है। सबसे ज्यादा आज के समय में समृद्धि का नाश अगर कहीं हो सकता है, समृद्धि खर्च हो सकती है, तो वो होती है चिकित्सा क्षेत्र में। और चिकित्सा क्षेत्र में आपकी समृद्धि का नाश नहीं होगा अगर आप अपने आप को जागरूक कर लेते हैं। अपने रसोई घर, इस दुनिया का पूरे ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसको अगर जान समझ लेते हैं, इसे अपनाना शुरू करते हैं, तो आपका चिकित्सीय खर्च नगन मात्र हो जाएगा। उसका जीता जाता उदाहरण मेरा स्वयं का परिवार पिछले 9 वर्षों से हमारे घर का चिकित्सीय खर्च शून्य के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपातकालीन परिस्थितियों में नहीं हुआ। पिछले कुछ दिन पहले की बात है, सभी का ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से मेरे छोटे बेटे को जो बचपन से सिटी चाइल्ड कह सकते हैं, ऑटोरिज्म के बच्चे कह सकते हैं, परमात्मा की ऐसी कृपा है, राजीव भाई की ऐसी कृपा है। राजीव भाई को सुनने के बाद होम्योपैथी उपचार करके बेटे को स्वस्थ किया, उसे इस बीमारी से मुक्त कराया। लेकिन थोड़ी मोटी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से बीमार निमोनिया हुआ। हमने सिर्फ घर लिया और घर में ही पूरा ट्रीटमेंट किया और पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, जबकि डॉक्टरों ने उसे बहुत ही ज्यादा सीरियस बताया था। तो कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने जीवन में मैं अपने परिवार का, अपने आप का अगर मैं भार उठा सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, तो भार उठाना और संभालना दूसरों को सिखा और समझा और बता सकता हूँ। एक भाई का फर्ज होता है, इसलिए मैं हमेशा मंच पे हमेशा बोलता हूँ, मैं डॉक्टर मैं हूँ एक भाई, मैं हूँ एक भाई, मैं कोई ना डॉक्टर हूँ ना वैद्य हूँ कभी भी। और हमारे संस्कार कैसे बचे उसका छोटा सा नगन मात्र छोटा सा प्रयास है कि हमारी चौपालों में सोशल मीडिया के माध्यम से वार्तालाप के दौरान, फोन की वार्तालाप के दौरान अगर किसी बहन ने अपने पति का इलाज पूछने के लिए बात करने के लिए
हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल किया तो हमारी ओर से जुर्माना लगाया जाता है 501 रुपए का, और ये जुर्माना मुझे नहीं दिया जाता, मैं नहीं देता। ये जुर्माना वो अपने पति को देगी और उसकी सेल्फी लेकर मुझे भेजेगी, तभी उसकी चिकित्सा कराया जाएगा। दूसरी जो है भूमिका है, भाई ने किया अपने बहनों के लिए, भाई ने किया बहनों के लिए, तो अपनी जो वाइफ बोला तो उसका जुर्माना है 501 रुपये अपने पत्नी को देंगे और उसकी सेल्फी खींचकर भेजेंगे, तभी उससे आगे बातचीत की जाएगी। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयास, जितना मैंने क्या बोला, मैं उस पत्थर पे सर मारना चाहता हूँ जो पत्थर पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहे और मेरा सर भी ना पत्थर में बचा रहता हूँ। तो इस कार्य को हर आदमी बंदे का अपनी क्षमता होती है, उसे पहचानना होता है। तो मैंने जो अपने आप को समझाया तो रसोई घर दिमाग की प्रथम अवस्था है और कितना कारगर है रसोई घर, क्या कर सकती है। आप इसका चीता का उदाहरण देखना है तो टेस्टिमोनियल के रूप में स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले की बात है, अभी थोड़े दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं पुरानी घटना है, 23 दिसंबर की घटना है, 23 दिसंबर की घटना है। हमारे से 75 वर्ष उम्र है। डॉक्टरों ने 2 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए कहा है, ये भी पॉजिटिव ब्लड है जो दवा नहीं मिल रहा है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें। मैंने कुछ नहीं करिए, आपने हाथों में कराई है, एक मुर्गी कढ़ाई में 2 लीटर पानी को इतना बड़ा डाल के और दूसरी तरफ लोहे को गर्म करो, तपाओ, तब तक में खोलते हैं पानी को, जितने पानी मिलता है थोड़ा थोड़ा करके पिला दो। एक दिन बनाने के मात्र से अगले दिन उनकी माता जो चलने लगी, दौड़ने लगी और 6 दिन बाद ब्लड की रिपोर्ट कराई गई तो 6 पॉइंट से 9 पॉइंट पहुंच गया। ये है रसोईघर की ताकत, ये है रसोईघर ब्रह्मांड की पत्थर अवस्था है। दुबई में रहती नीता भंडारी हुई आपकी उत्तर प्रदेश राजस्थान की, पहले से खाने के बाद अपने शरीर का संतुलन खो रही थी। इसी काबू को आगे 5 को पीने से तीसरे तरह का संतुलन बना, में काम करने लगती। शून्य खर्च चिकित्सा, चिकित्सा शून्य खर्च होनी चाहिए, इस बात की जानकारी करने का प्रयास कर रहा हूँ। भाईराजी की चिकित्सा घटना को कम रहता है, भाईराजी की चिकित्सा ऐसी असीम कृपा है, ऐसी असीम कृपा है कि जिसने विश्वास किया वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा। होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, बिना खर्चे के आज आयुर्वेद पे इलाज, आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद पे इलाज कोई दूध का धुला नहीं है, आयुर्वेद कोई दूध की धुलाई नहीं है। आज की दुनिया चिकित्सा के नाम पर लूट के सिवाय कुछ नहीं है। चिकित्सा के नाम पर लूट और छूट कहते हैं, आपकी होल बॉडी टेस्ट करेंगे, 5,999 रुपए में छूट दे रहे हैं, वो छूट नहीं दे रहे हैं, आपको लूटने वालों की लूटने की तैयारी कर रहे हैं। आज की छूट कल की इनकी लूट बनती है। आज से वर्षों 50 साल 40 साल पहले कौन पैदा भैया मर तो आज भी रहे, मरेंगे कल भी, परसों भी मरेंगे, बीमार आज भी होंगे, कल भी होंगे। दुनिया की ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो किसी के दर्द को दूर कर सके। दुनिया का ऐसा कोई दर्द पैदा नहीं हुआ जो किसी की बीमारी को नष्ट कर सके। अगर वो बीमारी नष्ट हो सकती है तो उसके आत्मविश्वास से नष्ट हो सकती है। जब शरीर में आत्मविश्वास का बल बढ़ता होता है तो उसके हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा ऊपर होते हैं। बीमारियों का कारण दुनिया कहती है खान पान है। खान पान से अगर कैंसर हो रहा है, प्रदूषण से अगर बीमारियां पैदा हो रही है, तो एमसीडी के गटर में काम करने वाले भाई बहन बीमार क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके फेफड़े क्यों नहीं फेल हो रहे हैं? बीमारियां पैदा हो रही है आपके अंदर डर पैदा करके, आपको कमजोर पैदा करके। एक तरफ कहती है दुनिया की प्राकृतिक चिकित्सा में हरे साग सब्जियां खाओ, ये मांस खाने वाला शेर भी तो बहादुर है, बचाने की क्षमता होनी चाहिए। इसी दुनिया में पिछले कुछ समय पहले आप यहाँ उपस्थित जितने भी परिवार हैं सभी जानते हैं इस बात को। घरों में नौकर काम करते थे, खेतों में हल जोतते थे, क्या खाते थे? 4 रोटी और 2 प्याज, और आपसे 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ। इसका मतलब क्या? उनके मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, सी, ई, एफ, जी, एच सारी चीजें उन्हें प्याज से मिल रही थी, क्योंकि प्याज और रोटी को पचा पा रहे
का पैगाम सिर्फ संतों को पहुंचा नहीं पा रहे हो। इस भूल में ना रहे कि कोई आपको स्वस्थ कर देगा। स्वस्थ करने वाला सिर्फ आप खुद हैं। आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और समय के साथ, उम्र के साथ मिलने वाले लोगों के लिए कभी अपने आप को बर्बाद न करें। मैं पिछले 9 सालों में इतनी सारी घटनाएं सुन चुका हूं कि 82 साल के पिताजी है, लीवर में कैंसर में तकलीफ है, अरे आयत तो जाने का समय हो गया, उनके लिए भजन कीर्तन कर ले। ये कुत्ते की मौत क्यों मारने में बड़े हो? जिन्होंने तो पैदा किया उन्हें वेंटिलेटर की मौत क्यों दे रहे हो? उन्हें अपने घर में रखो, उनकी सेवा करो, सत्कार करो। दर्द यहां नहीं है। हम क्या बदलने चले हैं? पहले अपने आप के अपने विचारों को बदलें, अपने आप के विचारों को स्वस्थ करें। तन को स्वस्थ करने की जरूरत नहीं है। मन स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ हो जाएगा। रसोईघर अद्भुत है। हमारी परंपराओं में पिछले कई वर्षों से राजीव भाई की ऐसी कृपा हुई कि मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, ईश्वर चिकित्सा, इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं हमें स्वस्थ होने के लिए, लेकिन वो सारी चिकित्सा पद्धतियां लूट का व्यापार बन चुकी है। सही बात है, यही है। इसलिए जरूरत है भाई बहनों जैसा व्यवहार बनाने की, परिवार बनाने की, स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाने की। आप परिवार बना के देखिए, परिवारों जैसा व्यवहार बना के देखिए, पूरा भारत आपके लिए खड़ा है। इसी स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता बने पूरे समाज में। मेरी इतनी क्षमता नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं, मेरी इतने सामर्थ्य नहीं कि बेजन तक स्वदेशी चिकित्सा के लिए कार्य कर सकूं। परम पिता परमेश्वर और राजीव भाई की असीम कृपा से ऐसी सद्बुद्धि जगी कि मैंने विवाह समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य, जिस प्रकार मुझे कहा गया जब मैं पहली बार होगा कि शादी में स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगाऊंगा, हमारे ही साथ राजीव भाई को सुनने और जानने वालों ने क्या बोला, बेटियों का काम करोगे? मैं कहा हाँ, मैं बेटर का काम करूंगा, क्योंकि मुझे लोगों के दिलों तक पहुंचना है, लोगों को रसोई की ताकत को समझाना है। और इस कार्य को करते हुए कांग्रेस शादी में 1 जनवरी 2026 में आनंद, गुजरात के आनंद जिले में दूसरी बार स्वदेशी चिकित्सा घर शिविर लगाकर 92 साथियों को शिविर लगा चुका हूं स्वदेशी चिकित्सा का। क्योंकि वहां पे आने वाले लोगों की हमें क्या है, राजीव भाई की विचारों को दिखाना है, राजीव भाई को दिखाना है। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ हम गुजरते हैं राजीव भाई की टी शर्ट पहन के, लोगों को अच्छा उनकी आदत ताजा हो जाती है, लौटना चाहते हैं। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं है। सरकारों की तरह बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह बॉडी वर्क एडवर्टाइजमेंट मटेरियल खर्चे करने पैसे नहीं है, तो हमारे पास जो है उसी सबका सब करते हैं। जिस प्रकार हमारे भाई कहते हैं राजीव भाई को किसान में बढ़ाने के लिए पिछले 2 लाख 1.25 लाख किलोमीटर पैदल चल के, साइकिल चला के राजीव भाई के विचारों को बनाने का प्रयास करिए। उसी प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार जन को बताने के लिए कि रसोई घर निर्माण की प्रथम अवस्थाएं हैं और आने वाले समय में आपका कोई सगा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को बोलेगा, पलों को दिमाग में चला दुनिया में पारिवारिक माहौल, भाईचारे का माहौल नहीं करेंगे, आप इतिहास नहीं रख सकते। राजीव भाई ने बोला कर्तव्य की भावना, अधिकार की भावना खत्म कर दीजिए, कर्तव्य की भावना पे आ जाइए, परिवार भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा, ब्रह्मांड भी सुधरेगा। ऐसी बहुत सारे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सबसे हल्के में ना ले। आपके आने वाली पीढ़ियों को काटने के लिए आप ही के बगल से चिकित्सक बन के, वकील बन के, नेता बन के बाहर निकलने वाले हैं और इससे भी भयानक से भयानक निकलेंगे। इसीलिए समझदार बने। आज AI के जमाने में सद्बुद्धि सबकी खत्म होती जा रही है। चैट GPT के जमाने में, हाईटेक होने के जमाने में
हमारी सोचने की बुद्धि, हमारी क्रिएटिविटी की बुद्धि नष्ट होती जा रही है। कुछ दिनों पहले की बात है, यूट्यूब पे थंबनेल बनाना होता है, लोग ChatGPT में दे देते हैं। आपकी सोचने की शक्ति तो खत्म करती जा रही है। तो जब दूसरी तरफ आपकी बुद्धि खत्म होगी तो अपने खुद के पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, व्यवहारिक जीवन को, धार्मिक जीवन को, देश को सुदृढ़ बनाने वाले जीवन को जीने की सोच कहाँ रह गई? आएगी ही नहीं। वो भी आप ChatGPT मुझसे पूछोगे, AI से पूछोगे, वो क्या समझाएगा? वही तो आपको गुलाम करने वाला है। गुलामी से बचना है तो सद्बुद्धि को जगाना पड़ेगा, और सद्बुद्धि को जगाने के लिए सबसे सरल रास्ता है अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाना। और आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है इतिहास जानने से। इतिहास जानने से जब हमें पता चलता है कि हम उनके वंशज हैं तो उसे क्या बनते हैं। जब तक नहीं मालूम होता कि हमारे खानदान में पीछे का पीछे का पीछे का पीछे का पीछे का कौन है, तब तक हम किधर बन के रहते हैं। तो इतिहास जानने के उन्होंने हमें इतिहास से परिचय कराया। उससे पहले हमें नहीं मालूम था कि भारतवर्ष कितना महान है। धर्म के आधार पर भारत को महान बताया गया, लेकिन इतिहास के आधार पर भारत कितना महान है इसकी जानकारी राज्य भाई द्वारा हमें मिली। बाकियों को मिली होगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जैसे युवा पीढ़ियों को राज्य भाई के व्याख्यानों की वजह से मिली कि भारत इतिहास के आधार पर कितना महान है। धर्म के महान को धर्म के नाम पे, धर्म के बातों पे, सनातन के धर्म पे तो हमें जानकारियां बहुत मिली, लेकिन उससे आग पैदा नहीं होती। उससे आग पैदा नहीं होती। आग पैदा होती इतिहास जो ताजा ताजा घटी हुई घटनाओं से होने करती। आने वाली पीढ़ियां के लिए आप इतिहास के पन्ने बने, इतिहास के अध्याय बनाए, इतिहास के पैराग्राफ लिखे। किस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सामाजिक जागरूकता में क्षेत्र में कार्य कर रहे परिवारों को, भाई बहनों को तन मन और दिल से जुड़े। कम शब्दों के साथ मैं आप सभी शब्द इस्तेमाल हो गए होंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस भाई का दिल का दर्द है, ना पूरे ब्रह्मांड का शरीर स्वस्थ है, ना मन स्वस्थ है। मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ, मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ। धर्म है इंसानियत का, धर्म है इंसानियत का। इंसानियत के धर्म के नाते बुरा ना लगे आप लोगों को, मैं दिल की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी बातें होती हैं बता रहा हूँ। आज के समय में एक दूसरे को नफरत पैदा कराने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, कोई गाय के कत्ल के नाम पे, कोई किसी चीज के नाम पे, हर तरफ से नफरत की भावना, नकारात्मक की भावना प्रबलती है दुनिया। चिकित्सा का क्षेत्र किसी धर्म का मोहताज नहीं है, लेकिन मैंने अनेकों महान महान अपने आप को कहे जाने वाले वैद्यों से मिला। उनकी भावनाएं धार्मिक होती है। बैठने को तो गाड़ी मिले तो वहां नहीं पूछेंगे कि चलाने वाला ड्राइवर मुस्लिम है या हिंदू। उनकी दवाइयां खरीदने वाला उनसे नहीं पूछेंगे कि तो हिंदू है कि मुस्लिम। मेरी जेब भर गए, लेकिन जब बात कहीं समाज को बिगाड़ने की होगी तो हिंदू मुस्लिम हिंदू धर्म की बातें करके एक दूसरे में आग पैदा करेंगे। ये वैद्यों की भी बात है, मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा। ये इस दुनिया का सबसे अनमोल सामान होता है वैद, जिसे भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है हमारे भारत देश में। हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया कि डॉक्टर भगवान होते हैं, चिकित्सक भगवान होते हैं, और ये भगवान धर्म की बातें करता है, एक दूसरे से द्वेष पैदा करने की बातें करता है।
मैं इसे सही नहीं मानता। जो आपको खून चाहिए तब नहीं पूछते कि वो खून हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, गरीब का है, दूल्हे का है, लंगड़े का है, किसका है। दर्द इतनी बड़ी है, दर्द इतने भरे पड़े हैं, लेकिन मैं कम शब्दों में आप सभी से माफी मांगते हुए जो शब्द कहूंगा, हम जगह हैं औरों को जगाने आए हैं, रसोई और बेईमान के प्रथम औषधालय बताने आए हैं। आप सभी के अनुभवों के संग मिलकर, आप सभी के आशीर्वाद के संग मिलकर आने वाला इतिहास रचने आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये मेरी धर्म पत्नी है लीलम देवी, मेरे श्री श्री कुबेराज श्री बाबा अजित नारायण दास जो मेरे दादाजी हैं, उनके द्वारा मेरे जीवन में उन्होंने अनमोल दिए। और ये मेरी छोटी सी पुत्री भांजी, मेरे दो अच्छे और हैं, उनके पेपर की वजह से उन्होंने जाया। पहले चला पड़ा था इस काम में अकेला, अब तो है हम सब साथ साथ, तो इसीलिए है स्वस्थ समृद्ध परिवार। भारतीय संपत्ति यही है। वंदे मातरम बोल बेटा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम जगह हैं, आप लोग को जगाने आए हैं। रसोई घर प्रथम स्वस्थ औषधालय को बताने आए हैं। सब परिवार मिलकर कहीं भी जागरूकता के कार्य का क्षेत्र होता है। तस्वीर फुलान भाई जी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ की सूचना दी और मैं अपने परिवार के साथ अपने आप को कहूँ कि राजू भाई की एक बात मैंने क्या कहा, मेरे हर सवालों का जवाब, क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं, तो उन्हीं के व्याख्यान में जो थे, राजू भाई के व्याख्यान में बात कही गई थी कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, सामाजिक जागरूकता, देश जागरूकता, जन कल्याण के किस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब आप दूसरे क्षेत्र का कोई कार्य हो रहा है और आपको समय है तो आप उनका साथ जरूर दें। तो उसी काम को करने के लिए मेरा कार्य क्षेत्र रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति हर परिवार को जगाने का है। लेकिन जैसे ही तस्वीर वालों का फोन आया, मैंने कहा जरूर आऊंगा, दो शब्द अगर कहने को मिला तब भी, और सेवा करने का मौका मिला तब भी दिल की बात को दिल तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और स्वस्थ समृद्ध परिवार हर दिल दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज के समय में पारिवारिक माहौल का होना बेहद जरूरी है। आप कल्पना करके देखें, आने वाली पीढ़ियों को सगेपन का रिश्ता नहीं मिलने वाला, सगेपन का रिश्ता नहीं मिलने वाला। एक बच्चा रहेगा तो ना ही उसकी सगी बहन हो सकती है, ना सगा भाई हो सकता है, ना उसकी सगी मौसी हो सकती है, ना सगा फूफा चाचा, सगा खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरत है कि पारिवारिक माहौल का निर्माण करें, एक दूसरे के साथ जो मिलता है उससे परिवार जैसा समझो, भाई जैसा समझो, बहन जैसा समझो। और उसके बचपन में बचपन बढ़ते हुए उम्र में, जवानी की उम्र में जब कदम ऐसा आता है तो मेरे दादाजी ने छोटी सी बात सिखाई थी, गर्दन के ऊपर के हिस्से को बहन का हिस्सा लगा देना, तुम्हें जो सोचना है सोच लेना। इसी तरीके से मैं भाई और बहनों को सभी को यूं लिखता हूँ कि सामने वाला चेहरा अगर है तो मेरे दादाजी का है, चाचा जी का है, मौसा जी का है, फूफा जी का है, मेरे बड़े भाई का है, छोटे भाई का है, बहन की है, बुआ की है, मौसी की है, फूफा का है। इसी वजह से उसके चेहरे को बदलते ही भाव बदल जाते हैं और भाव बदलते ही संसार बदल जाता है। वंदे मातरम। अभी आप लोग इतना महान उद्बोधन सुन रहे थे और जो राजीव भाई को सुनते हैं तो उनका शब्द था कि हमारी भारत माता ही पूती नहीं है। आज मैं गदगद हूँ ऐसे दंपति को देखकर जो हमारी सनातन परंपरा है और ये सारे लोग मिलकर राष्ट्र का काम कर रहे हैं।